विजय जो था उसकी पत्नी को मरे हुए लगभग 2 साल हो चुका था और विजय अब घर पर बिल्कुल अकेला रहता था। उसका एक बेटा होता है तो सोचा कि चलो उम्र हो गई है तो ब्याह कर देते हैं, जिससे कि घर पर एक महिला हो जाएगी और घर की देखरेख भी कर लेगी। दोस्तों, वो अपनी बेटी की शादी करवा देता है। शादी करवाने के बाद बेटा जो है वो 2-3 महीने तक तो पत्नी के साथ रहता है। वो बाहर नौकरी भी किया करता था। अब उसके नौकरी पर जाने का समय आ जाता है तो वो पत्नी से कहता है कि शहर नहीं जाऊंगा तो फिर शहर घर का खर्चा कैसे चलेगा। पिताजी इस उम्र में काम भी नहीं कर पाते, घर पर भी कोई विशेष आमदनी का जरिया नहीं है और खर्चे इतने ज्यादा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं। दोस्तों, वो शहर वापस फिर से चला जाता है। 3 महीने 4 महीने का वक्त जो है वो ऐसे ही बीत जाता है और इसी बीच उसकी पत्नी के पास उसी के गांव का एक लड़का आता था जो कि उसके रिश्ते में देवर लगा करता था। वो भाभी भाभी कह करके उससे हंसी मजाक किया करता था। ये हंसी मजाक बढ़ करके एक दिन कुछ ऐसी घटना का रूप ले लेता है जिसकी आप दोस्तों कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मजाक मजाक में एक दिन वो लड़का उसे टच कर देता है। शायद 3-4 महीनों से पत्नी को पति का स्पर्श नहीं हुआ था। जब किसी पहली बार पढ़ाए लड़के ने उसे छुआ तो मानो उसके अंदर ज्वालामुखी एकदम से वो बन गई थी और वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है। इन दोनों के बीच में ये गलत खेल चालू हो जाता है। अचानक एक दिन में ये लोग अपने क्रियाकलाप में जुटे हुए थे। इनको ये बात की खबर नहीं थी कि विजय जो है वो ससुर आ जाएगा और जब वो वापस आता है तो देखता है कि खिड़की खुली है और फिर वो खिड़की से देखता है तो उसकी बहू जो है वो गांव के एक लड़के के साथ आपत्तिजनक में लेटी हुई थी और दोनों के बीच में गलत रिश्ते बन रहे थे। विजय जब ये देखता है तो वो बड़ी ही जोर से चिल्लाता है। उसकी बहू जो है वो डर जाती है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पति से कुछ बता दे और घर में इसी की वजह से विवाद ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी शादी ही टूट जाए। तो वो डर के मारे ससुर से कहने लगती है कि बाबूजी, मैं आपके हाथ पांव जोड़ती हूँ, पति से कुछ भी मत कहिएगा वरना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तभी उसका ससुर कहता है कि जब तुमको यही सब कुछ करना था तो कम से कम मुझसे एक बार कहती, अभी मैं भी जिंदा था, इतना भी मैं बूढ़ा नहीं हो गया था। और फिर उसके बाद दोस्तों बहू और उसके बीच में एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। और इसका जो अंत होता है दोस्तों, जब आप इसके अंत सुनेंगे तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ, लेकिन इससे पहले जो नए दर्शक चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक हाइप करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये घटना जो है वो राजस्थान की है। दोस्तों, यहीं पर रहने वाला विजय जो होता है वो अच्छी खासी उसकी खेती बाड़ी होती है। सब कुछ परिवार में बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक संतान होती है, एक लड़का होता है जिसका नाम वो अतुल रखता है। जो विजय होता है वो अपने बेटे अतुल और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर पर रहता था। परिवार में सभी प्रकार की खुशियां थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन इनकी खुशियों की किसी की नजर लग जाती है। अचानक शोभा बीमार हो जाती है। बाप और बेटा जाकर उसको हॉस्पिटल में लेकर एडमिट कराते हैं। लगभग 1 सप्ताह तक उसका उपचार चलता है। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा दिन आ जाता है जिस दिन विजय के जीवन में वो बहुत ही बड़ा दिन होता है। बहुत ही दुखद घटना उसके साथ घट जाती है। शोभा अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। विजय के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पत्नी के जाने का गम, साथ साथ परिवार में महिला का ना बचना। उसे यही लगा कि बस एक बेटा है। बेशक ही बेटे की उम्र 20-22 साल के आसपास उम्र हो चली थी, लेकिन इस अवस्था में घर की कौन देख रेख करेगा, कौन खाना पीना करेगा, ये सब चिंता जो है वो उसके सर पर मंडरा रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी रहने लगा था। खेती बाड़ी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बस इतना था कि परिवार का गुजर बजर अच्छे से चल जाया करता था। उसके बाद दोस्तों, ये जो अतुल होता है इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। जब ये 10वीं करने के बाद ये दिल्ली में जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। इत्तेफाकन जब इसकी माँ बीमार हुई तो ये घर पर ही था। माँ के जाने का गम उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गया था, क्योंकि शोभा उससे बहुत प्रेम करती थी। इकलौता वो बच्चा था। अतुल जो था वो अपनी माँ को कभी भूल ही नहीं पा रहा था। उसके जाने के बाद उसकी दुनिया ही मानो पूरी तरह से उजड़ गई थी। वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, समय ऐसी चीज है कि धीरे धीरे उस घाव को भर देता है और वक्त ऐसे ही बीत जाता है। और धीरे धीरे विजय और उसका बेटा अतुल जो थे वो अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। विजय जो है वो अपनी पत्नी को भूलने का प्रयास करने लगता है और ये जो अतुल उसका बेटा होता है वो अपने काम पर वापस लौट आता है। काम पर ये बेशक लौट आया था, लेकिन माँ की यादें उसे अभी भी जुड़ी हुई थी। जब भी उसे माँ की याद आती तो वो आंखों से आंसू बहाने लगता था। अब विजय भी घर पर मजबूर हो चुका था, अकेला था, खुद ही बनाता और खुद ही खाया करता था। ना तो उसकी मदद करने के लिए कोई था, ना ही उसके घर में कोई महिला बची थी।
सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी शोभा थी जो कि आज तक उनकी सब देख रेख करती थी, और अब उसके अचानक से जाने के बाद उन दोनों बाप बेटों की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई थी। अब बेटे की भी उसने सोचा कि शादी की उम्र हो गई तो क्यों ना इसकी शादी करवा दूं, बहू आ जाएगी तो घर पर कम से कम खाना तो बढ़िया से मिलेगा। पत्नी तो वैसे भी जा चुकी है, क्योंकि धरती पर जो आया उसे तो जाना सबको ही है, आज नहीं तो कल। और इसी सब को सोच करके विजय जो था वो अपने मन को शांत करने लगता था। दो चार दोस्तों से वो चर्चा करता है कि वो अतुल की शादी करना चाहता है, कोई अच्छी लड़की दिख जाए तो बोलना, अब फोटो वगैरह कुछ दिखाना मुझे। अब दोस्तों धीरे धीरे करके 4 6 10 लोगों से इस चीज की चर्चा कर देता है। शादी जो है, रिश्ता अब उसके घर आने शुरू हो जाते हैं, लड़कियों के फोटो उसके घर आने शुरू हो जाते हैं। अब जो ससुर होता है वो अपने बेटे से चर्चा करता है कि देखो घर पर कोई है नहीं, और बिना महिला के घर जो है वो ठीक नहीं लगता है, कब तक आखिर मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खाऊंगा, और कब तक ऐसे किसी और पर निर्भर रहूंगा। कभी कोई पड़ोस का देगा जाता है तो कभी मन करता है तो खुद बना लेता हूँ। ये सुनकर के अतुल को लगा कि माँ तो चली गई है, पिताजी सिर्फ बचे हुए हैं, इनके लिए शादी जरूर मुझे कर लेनी चाहिए। और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। एक लड़की पसंद की जाती है और उससे इसकी शादी करवा दी जाती है। अब लड़की जिसका नाम कल्पना होता है वो अतुल की दुल्हन बन चुकी थी, विजय के घर आ जाती है। विजय भी इससे बहुत खुश हो गया था। दोस्तों जो उसका पिता था वो अपने हैसियत के हिसाब से बहुत पैसा खर्च करता है, कर्ज लेता है बेटे के ब्याह में, क्योंकि उसको इकलौता बेटा था। उसे लगा था कि कहीं से किसी चीज से उसे कमी महसूस ना हो कि मेरी शादी ब्याह में ये कमी रह गई, शायद माँ रहती तो सब होता। और बस यही चीज सोच करके वो सब कुछ करा था। बस एक कमी उसकी माँ की थी जो कि उसको हमेशा उन लोगों के साथ रही थी। लेकिन वक्त जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब उसके घर में कल्पना आ चुकी थी अतुल की दुल्हन बनकर। अतुल और उसके नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अतुल जो था वो लगभग 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। 2 महीने तक वो कल्पना के साथ रहता है और फिर धीरे धीरे करके समय पूरा हो जाता है। अब उसका अपने काम पर जाने का वक्त आ जाता है। तभी वो कल्पना से कहता है कि देखो 2 दिन बचा हुआ है, अब मुझे अपने काम पर वापस लौटना है। अगर काम छूट गया तो फिर घर पर खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि कमाने वाला मेरे सिवा कोई है नहीं, सिर्फ मैं ही कमा सकता हूँ। पिताजी तो इस उम्र में है कि उनसे कोई काम धंधा हो नहीं सकता है। तो कल्पना कहती है ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी आया करना, क्योंकि आखिर मैं भी अकेली हूँ और कोई घर पर है नहीं जिससे कि मैं दिल की बात कर सकूं। तो थोड़ा सा टाइम कट जाए तो तुम आ जाया करना जल्दी। तो अतुल कहता है कि ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें समय देता रहूंगा, तुमसे बात करते रहूंगा। और ये तो पता ही है कि काम के टाइम ज्यादा फोन वगैरह अलाउ नहीं रहता है। अगर ज्यादा ना बात हो जाए तो फिर ना ज्यादा बात हो तो गुस्सा नाराज मत होना। किसी तरीके से वो समझा बुझाकर उसको दिल्ली चला जाता है। और फिर अब घर पर रह जाते हैं केवल कल्पना और सिर्फ उसके ससुर। दोस्तों अतुल के जाने के बाद कल्पना जो थी वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। जब पहली रात वो अपने बिस्तर पर सोने के जाकर प्रयास करती है तो वो सो नहीं पाती है। रात भर उसे अपने पति की याद आती रही, फोन पर बात करती रही, लेकिन जो पति के रहने का सुख था वो ना रहने पर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। नई नवेली दुल्हन थी, मात्र 2 महीने वो पति के साथ रही थी। ये ऐसी अवस्था और ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र में लोग जो है वो अक्सर बहक जाया करते हैं। धीरे धीरे करके अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। अतुल को गए हुए अब 3-4 महीने के आसपास हो जाता है। एक दिन कल्पना उससे कहती है कि बहुत दिन हो गया, ऐसा करो कि एक बार आकर गांव घूम लो, बहुत तुम्हारी याद भी आ रही है। तो अतुल कहता है कि ठीक है, फिर मैं सेठ से बात करता हूँ, छुट्टी मिलता हो तो मैं आ जाता हूँ। अगले दिन अतुल अपने कंपनी में जाता है और सेठ से कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है। 4 महीने के आसपास हो गया है आए हुए, और घर पर मेरे पिताजी अकेले हैं, पत्नी भी अकेली है, तो मैं सोचता हूँ कि 10-15 दिन के लिए घूम करके आता हूँ। उसका सेठ कहता है कि यार 1 महीने और रुक जाओ, अभी काम बहुत ज्यादा तेजी है और स्टाफ वैसे भी कम है, तो तुम अगर चले जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अतुल जिस कंपनी में काम करता था वहां वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था। दोस्तों अतुल जो है वो अपनी मालिक की बात तो काट नहीं सकता था, क्योंकि मालिक के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। अतुल के बहुत मजबूरी के दिन में वो उसकी मदद किया करता था, तो वो उसका एहसानमंद भी था। तो वो कहता है कि ठीक है मालिक। तब वो कल्पना से कहता है कि यार मालिक ने 1 महीने बाद छुट्टी दी है, बस 1 महीने किसी तरह और मैनेज कर लो। अब कल्पना जब 1 महीने की बात सुनती है तो उसको मन में यही आने लगता है कि यार 6-6 महीने के लिए अगर ये ऐसे ही दूर रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। वो अभी जवान थी, अभी उसकी नई शादी हुई थी। कल्पना जो थी उसके ससुराल में एक लड़का रहता था जिसका नाम संतोष था, जिसकी उम्र 22-23 साल के करीबन होती है। दोस्तों रिश्ते में वो उसकी भाभी लगा करती थी। अतुल के जाने के बाद वो अक्सर ही आया जाया करता था, तो कल्पना उससे बातचीत करती थी, जिससे कि उसका थोड़ा बहुत टाइम जो था वो अच्छे से कट जाया करता था। इन बातों का जो सिलसिला होता है वो बहुत दिनों से चल रहा होता है, लेकिन जो स्थिति है जो अब आगे बनने वाली है थी, शायद वो पहले नहीं बनी थी। दोस्तों संतोष उसके पास बैठा हुआ था और हंसी मजाक मुझसे कहता है कि भाई साहब तो 6-6 महीने गायब रहते हैं, और तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, और इस उम्र में तुम अकेली कैसे रह लेती हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह पाता। दोस्तों हंसी मजाक और एक दूसरे से हंसी मजाक के बाद दोनों का बात बढ़ते जाता है, और बात बढ़ते बढ़ते एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं रहती है।
एक दिन संतोष जो है वो कल्पना से कहता है कि भाभी आप मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छी लगती है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो वो कहती है कि यार मैं शादीशुदा हूँ, गर्लफ्रेंड बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पति को पता चलेगा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी, अगर मेरे ससुर ने कुछ देख लिया तो और ज्यादा नर्क हो जाएगा। संतोष कहता है कि उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, जो कुछ भी होगा वो हम बहुत समझदारी से करेंगे। आप मुझे वैसे भी बहुत पसंद हो और अब मैं लगभग 1.5-2 महीने से आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ। मेरा दिल जो है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से आ गया है। दोस्तों, संतोष को कल्पना भी पसंद करने लगी थी, लेकिन वो कह नहीं रही थी क्योंकि गांव समाज का डर, ऊपर से ससुराल में कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसके ससुर को पता न चल जाए या उसके पति को पता चल गया तो फिर हंसती खेलती उसकी जिंदगी जो थी वो बर्बाद हो जाने वाली थी। लेकिन सामने से जब संतोष ने उसे प्रपोज किया तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों के बीच यहीं से शुरू हो जाता है गंदा खेल। संतोष और कल्पना के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और ये नजदीकियां जो थी वो ले लेती है शारीरिक संबंध का रूप। इन दोनों के बीच ये गंदा खेल जो था वो चलना शुरू हो गया था। अब कल्पना को अपने पति अतुल की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी, अगर आती भी थी तो वो सिर्फ फोन पर बातें करती थी और फिर फोन काट दिया करती थी। तो ज्यादा से ज्यादा वो ज्यादा के समय संतोष के साथ ही बिजी रहने लगी थी। एक दिन दोपहर का टाइम होता है, ससुर जो है था वो अपने खेतों में काम करने के लिए गया था। संतोष और कल्पना जो थे वो दोनों घर पर थे और दोनों के बीच में यही खेल चल रहा होता है। दोनों ही उस समय बिस्तर पर थे और कुछ अलग अवस्था में थे, मतलब कि आपत्तिजनक अवस्था में थे। इन लोगों को पता नहीं था कि इनका ससुर जो है वो जल्दी लौट आएगा। उसे लगा कि 2 घंटे के बाद आएंगे, तब तक हम अपना काम निपटा लेंगे और आसानी से सब कुछ जो है वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब गंदा काम करने लगो तो कभी न कभी एक न एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। फिर अचानक से उसका ससुर घर पर आ जाता है। दरवाजा बंद था लेकिन एक खिड़की होती है जो कि उस वक्त खुली थी। ससुर जो है वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन ये लोग घर में अंदर होने की वजह से सुन नहीं पाते हैं। तो फिर ससुर जो है वो खिड़की से झांकने का प्रयास करता है और जब वो अंदर झांकता है और फिर जो देखता है वो दंग रह जाता है। देखता है कि कल्पना और जो संतोष है वो दोनों बिस्तर पर पड़े हुए हैं और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ जो कार्यक्रम करे थे वो सामने देख रहा था। ये देख करके वो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाहट सुन करके कल्पना और संतोष जो थे वो दंग रह जाते हैं। दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करते हैं। संतोष जो है वो भागने का प्रयास करता है लेकिन वो जाता कहां से, दरवाजे पर ही उसका ससुर खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खोल करके वो भागता है तो ससुर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो समझ जाते कि तुम मेरे बेटे के दोस्त और वो तुम्हारी भाभी लगती है, तो तुम तो इसके साथ गलत काम करे और ऊपर से ये भी कितनी गंदी है कि ऐसा काम करी है। इसे भी अपनी लोक लाज की कोई शर्म लाज लिहाज नहीं बची है। ससुर जो था वो चूंकि 50 साल के आसपास उसकी उम्र थी और ये 22-23 साल का लड़का था संतोष, वो उसके ससुर को धक्का देकर के भाग जाता है। अब ससुर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो फोन खोज रहा था कि वो फोन करके बेटे को बताए कि पीठ पीछे बहू क्या कर रही है। जैसे ही उसके हाथ फोन लगता है और वो फोन मिलाने लगता है अपने बेटे को तो कल्पना उसके पैरों में गिर पड़ती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस इस बार माफ कर दीजिए वरना मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैंने जो कुछ किया वो दोबारा कभी नहीं करूंगी। दोस्तों, ससुर जो था उसके ऊपर तरस खा लेता है और तरस खाने के बाद उसे कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर ये लड़का दोबारा यहाँ दिख गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। किसी तरीके से दोनों जो है इस बात को दबा लेते हैं। अब शाम का समय होता है। ससुर जो था वो अपने चारपाई पर बैठा हुआ था और कल्पना खाना पीना बना करके रेडी हो जाती है और उसके पास आके कहती है कि बाबूजी खाना तैयार हो गया, चलिए खा लीजिए। तभी उसका ससुर कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो वो कहती है कि बाबूजी जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, चलिए खाना पीना खा लीजिए। मैंने आपसे कह दिया कि दोबारा कुछ नहीं होगा, अगर दोबारा कुछ होगा तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बिना बताए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। ससुर जो है उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है। अब वो जाता है, खाना खाने के लिए बैठ जाता है। कल्पना उसको थाली में खाना वगैरह परोसती है। तभी उसका ससुर खाना खा रहे होता है। तभी ससुर जो है वो कल्पना से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत थी, ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा था तो एक बार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये जो बाहर के लोगों से तुम ऐसा कुछ करवा रही हो, इससे मान सम्मान तुम्हारा भी गया और मेरा भी गया। इससे तो अच्छा हुआ कि ये तो मैंने देखा, अगर कोई और देख लेता तो मेरी तो बनी बनाई इज्जत ही खत्म हो जाती गाँव में। दोस्तों, ससुर की पत्नी, इसकी सास तो जा चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ससुर की जो इच्छाएं थी वो अभी जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। ससुर का उस दिन से पूरा मूड ही बदल चुका था। उसे लगा कि जो गांव का लड़का इसके साथ सब कुछ कर रहा है, इससे तो अच्छा कि मैं ही ये सब कुछ करता। इसके बाद दोस्तों ससुर जो है वो खाना पीना खा लेता है, बातचीत हो जाती है। अब शाम के सोने का टाइम हो जाता है रात को। कल्पना जाती है ससुर के पास दूध लेकर, कहती है कि बाबूजी दूध पी लीजिए। तभी ससुर कहता है कि लाओ दो।
और दूध का गिलास जो है वो ससुर हाथ में पकड़ लेता है और बहू से कहता है कि बहू पास में बैठो। वो उसे पास में बैठाता है और कहता है कि बहू अगर तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है तो कम से कम एक बार मुझसे कहना चाहिए था, मेरी पत्नी नहीं है, अभी मैं भी जवान हूँ, गांव के लोगों के साथ ये सब करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सुनकर घबरा जाती है, उसे लगा कि अब ये मेरे ऊपर नजरें गड़ाने लगा है। वो पहले तो कहती है कि बाबूजी जो कुछ हो गया, अब दोबारा कुछ ऐसा नहीं करूंगी। तो ससुर कहता है कि नहीं, करना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं करेगी तो बेटे से मैं बोल दूंगा। चूंकि जो कल्पना थी उसके सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उसके पिताजी बहुत ज्यादा गरीब थे। उसके पिताजी इतने सामर्थ्य नहीं थे कि दोबारा उसकी शादी वो कहीं और करवा सकते। किसी तरीके से उन्होंने मंदिर में शादी करके यहाँ पर उसे भेजा हुआ था। तो ससुर जो था वो पूरी तरीके से कल्पना को डरा धमका करके अपनी ओर कर लेता है, अपनी बस में कर लेता है। कल्पना जो है वो इस चीज के लिए राजी हो जाती है और राजी होने के बाद दोस्तों ससुर जो है वो दूध वगैरह पी लेता है और बहू से कहता है कि तुम्हें अंदर सोने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम मेरे कमरे में सो। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि जो उसकी मजबूरियां थी वो उसके ससुर की जानकारी में थी। मजबूरी थी उसकी समझौता करना, तो वो समझौता कर लेती है। यहीं से ससुर और बहू के बीच में ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है और फिर चलने लगता है ये खेल ऐसे ही। वो पहली रात थी जब ससुर के साथ कल्पना होती है, दोनों के बीच में गलत रिश्ते स्थापित हो जाते हैं। तो कल्पना और जो ससुर होते हैं जब दोनों ये सब कुछ कर लेते हैं तो ससुर को काफी वक्त लग गया। जो खुशी उसके ससुर ने दी शायद उस लड़के और उसके पति ने भी नहीं दी थी। और यहीं से शुरुआत हो जाता है उन दोनों के बीच में ये गंदा खेल का। जब दोनों शांत होते हैं तो कल्पना उसे चूमने लगती है और कहती है कि मैं तो समझ रही थी कि आप बूढ़े हो, आप तो लड़कों से भी ज्यादा तेज हो। इतना खुश ना तो मुझे आज तक मेरा पति कर पाया, ना ही संतोष कर पाया था। तो ससुर कहता है कि इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत है तो कम से कम एक बार मुझसे कहती। दोस्तों जो दोनों के बीच में शर्म की दीवार थी वो कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। अब दोनों खुल करके ही बातचीत कर रहे थे इस सब के सिलसिले में। कल्पना कहती है कि मैं तो समझ रही थी कि आप मेरे ससुर हो, अगर मैं पहले जानती होती कि आपके अंदर इतनी ताकत है तो शायद मैं उस लड़के की एंट्री अपने जीवन में करती ही नहीं। दोस्तों यहीं से कल्पना जो है वो धीरे धीरे करके संतोष को भूल जाती है और अपने पति तक को भूल जाती है। वो भी समय आ जाता है जब अतुल के घर आने का टाइम हो जाता है। अतुल जो है वो एक दिन अपने घर आता है और लगभग 15-20 दिन की छुट्टी लेकर के आया हुआ था। कल्पना जो है वो उसे देख करके खुश तो होती है लेकिन अंदर ही अंदर काफी दुखी भी हो रही थी कि अब ससुर के साथ उसका जो काम चल रहा होता है शायद उसमें ये अब अड़चन बन चुका था। जो सुख उसे मिला था उसके ससुर से शायद वो अतुल से उसे नहीं मिलता था और ना ही उसे मिलने वाला था। उसको बस यही चिंता थी कि किसी तरीके से इसका जो पति है वो यहाँ से जाए और अवसर मिल जाए तो फिर वो अपने ससुर के साथ वो काम कर ले। 15 दिन के आसपास तो अतुल घर पर रहता है और इस 15 दिन में ससुर और कल्पना ये जो कुछ भी करते हैं वो छुप छुपा कर और बहुत ही गुपचुप तरीके से करते हैं। अतुल को कानों कान खबर नहीं चलती है कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। अतुल को लगा कि उसकी पत्नी है। 15 दिन का समय कब कट जाता है अतुल को पता ही नहीं चलता। अब वक्त आ जाता है उसे फिर से दिल्ली जाने का। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि कल मुझे जाना है। उसकी पत्नी कहती है कि जाना तो पड़ेगा ही, नौकरी है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगले दिन अतुल अपना बैग वगैरह उठाता है और सीधे दिल्ली के लिए निकल लेता है और वापस अपने काम पर लौट जाता है। और इधर ये दोनों आजाद पंछी फिर से आजाद हो जाते हैं और फिर से यही कार्यक्रम चलने लगता है। दोस्तों लगभग 3-4 महीने फिर अतुल घर दिल्ली में रहता है और इसी बीच कल्पना जो है वो पेट से हो जाती है। जब वो पेट से होती है तो अचानक से एक दिन उसे उल्टियां वगैरह आने लगती है। उसे उलझन और बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तभी उसको ससुर जो है वो गाड़ी बुला करके हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर डॉक्टर वगैरह उसे चेक करते हैं, जांच करते हैं तो पता चलता है कि कल्पना जो है वो गर्भवती है। डॉक्टर ससुर से बताते हैं कि आपकी बहू पेट से है और इसको 1 महीने के आसपास का बच्चा है और इसी वजह से इसे तकलीफें हो रही हैं। ससुर सोचता है कि चलो बच्चा है, पोता भी आ जाएगा और घर में खुशियां भी आ जाएंगे। और बेटा आया भी था 1-1.5 महीना पहले, तो उसे क्या पता चलेगा कि ये किसका बच्चा है। ससुर जो था वो असल में गफलत में था कि उसे पता ही नहीं था कि ये बच्चा है किसका। ये बेटा आया था, ये उसका बच्चा है, ये उसका है। लेकिन जो अतुल था उसका दिमाग बहुत तेज था। वो अपनी पत्नी के हर समय और हर तारीख का विशेष ध्यान रखता था। दोस्तों दवा वगैरह करा करके ससुर जो है वो कल्पना को लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद अपने बेटे को फोन करता है और उससे कहता है कि रात को तुम्हारी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं इसे डॉक्टर से दिखा कर आया हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे वगैरह की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। और इतना कह करके वो फोन काट देता है। सब बाप और बेटे की बातें खत्म हो जाती है और कल्पना के पास फोन करके पूछता है कि डॉक्टर के पास गई थी तो क्या बताया। तो कल्पना कहती है कि आप पिता बनने वाले हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये सुनकर के अतुल थोड़ा हैरान हुआ। वो कहता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कल्पना कहती है कि हाँ, ऐसी बातें क्यों आप पूछ रहे हो, इस तरह से क्यों पूछ रहे हो। तो अतुल कहता है कि अच्छा कितने महीने का हो गया है। तो वो कहती है कि 1 महीने के आसपास हो गया। तो अतुल कहता है कि यार 1 महीने तो मुझे यहाँ आए हुए हो गया, 1.5 महीने हो गया और तुम्हारे पेट में 1 महीने का बच्चा कैसे है।
ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो कल्पना जो है वो समझ जाती है और वो घबरा करके बोलती है कि नहीं नहीं, 1-1.5 महीने के आसपास का है। तो वो कहता है कि सच बताओ कि 1 महीने का है कि 1.5 महीने का है। अब जो अतुल था वो एक्यूरेट डेट तारीख अपना याद रखे हुए था कि वो कब अपने घर से वहां पर दिल्ली के लिए निकला था। और ऐसे में अब कल्पना जो थी वो अपनी बातों से ही फंसती जा रही थी। पहले तो उसने ये बोला कि 1 महीने का बच्चा है, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसे गए हुए उसके पति को 1.5 महीना हुआ तो वो तुरंत बात को बदल कर बोलती है कि नहीं, 1.5 महीने का है। वो बातों को बदलने की कोशिश करिए। उन डॉक्टर ने कोई एग्जैक्ट नहीं बताया, ये बताया है कि बस मैं पेट से हूँ। दोस्तों अब अतुल को कुछ शंका जैसी हो जाती है। वो करे तो क्या करे, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। अब समय धीरे धीरे बीता जाता है। कल्पना का जो गर्भ था वो बढ़ता ही जा रहा था और वो दिन भी आ जाता है जब उसे प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। प्रसव पीड़ा का दिन होता है दोस्तों, और जो अतुल होता है वो गांव में एक महिला होती है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे घर में कोई लेडीज नहीं है, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसा करिए कि आप जो है वो उसके साथ हॉस्पिटल में चली जाइए। तो महिला कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बच्चा होने वाला है क्या? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि बच्चा किसका है, तुम्हारा या तुम्हारे पिता का? ये सुन करके अतुल जो था उसकी होश उड़ कर रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। बड़ी जोर से कहता है कि ये आप क्या बोल रही हैं? तो वो कहता है कि गांव समाज पूरा जानता है कि तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे पिता के साथ गंदा काम चल रहा है और ये जो बच्चा है वो उसी का है। अब ये सुन करके अतुल का होश जो था वो उड़ चुका था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो घर आता है और फिर शंका तो उसे पहले से ही थी, क्योंकि जो कल्पना ने उसे बताया था सवाल वहीं से उसने वहां शुरू कर दिया था। अब कहीं ना कहीं उसका जो शक था वो सही होता हुआ भी नजर आ रहा था। कल्पना के पास वो दौड़ करके आता है और कहता है कि गाँव में ये क्या चर्चा फैली हुई है, तुम्हें कुछ पता है? तो वो कहती है कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, क्या चर्चा फैली हुई है मुझे भी बताओ, मुझे भी तो पता लगे। तो वो कहता है कि पूरे गांव में चर्चा है कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता का है। ये सुनकर के वो दंग रह जाती है कि इसको कैसे ये बात पता चल गई। वो कहती है कि गांव वाले ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा किसी के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ तो बात जरूर है। कल्पना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो अतुल था वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। वो तत्काल प्रभाव से अपने ससुराल फोन करता है और ससुराल वालों को बुलाता है और साथ ही साथ वो पुलिस भी बुलाता है। जब पुलिस और ससुराल वाले सब लोग वहां पर आ जाते हैं तो अतुल कहता है कि देखो, ये जो लड़की है, ये जो बच्चा है, मुझे शंका है कि ये मेरा नहीं है और मैं चाहता हूं कि इसका डीएनए टेस्ट हो जाए तब ये धरती पर है। ये मेरा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये पेट से हुई थी तब मैं शहर में था और जब मैं शहर में था तो इसने मुझे बताया कि ये बच्चा जो है वो पेट में है उसके। और जब मैं गाँव में 1-2 लोगों से सुना तो मैं ये बात सुनकर के दंग रह गया कि गाँव वाले कह रहे हैं कि इसका ससुर के साथ ही चक्कर चल रहा है। दोस्तों अतुल जो था वो बिल्कुल ही इस बात के लिए अड़ चुका था कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट हो। पुलिस जो है वो किसी तरीके से उसे समझाती बुझाती है, उसके परिवार वालों को भी समझाती है कि चलो ठीक है, सबसे पहले जो स्थिति बनी हुई है पहले इसका तो समस्या समाधान करो, बच्चे को धरती पाने दो, उसके बाद जो मर्जी है वो करना। दोस्तों पुलिस प्रशासन की देख रेख में कल्पना को अस्पताल ले जाया जाता है। सरकारी अस्पताल में उसका प्रसव पीड़ा हो रहा था और वही वहां पर उसकी डिलीवरी होनी थी और लगभग 2-3 घंटे के आसपास के बाद उसको लड़का बेटा जो है वो पैदा होता है। ससुर तो इस बात से बहुत खुश था अंदर ही अंदर कि उसको पोता हुआ है, कि उसे बेटे को बेटा हुआ। जो भी था वो था तो उसके ही घर का, लेकिन समाज की नजर में वो पोता था और उसकी नजर में वो उसका बेटा था। लेकिन अतुल के अंदर बहुत ही दुख था कि उसकी पत्नी जो उसके पीठ पीछे मुंह काला करती है। दोस्तों प्रसव पीड़ा के बाद जब संतान होती है लगभग 1-2 घंटे के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। घर वाले जो है वो अतुल के घर उसे ले जाने के लिए कहता है, तो अतुल कहता है कि मैं इसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा और तब तक नहीं ले जाऊंगा जब तक इसका टेस्ट नहीं हो जाता है। कल्पना के जो मायके वाले थे वो कल्पना को लेकर के चले जाते हैं और फिर उसको लगभग 6 महीने के आसपास वहीं रखे रहते हैं। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और जो लड़का था वो बड़ा होते जा रहा था और इस 6 महीने में अतुल 1-2 बार दिल्ली गया और वहां से लौटा भी। और वो अभी भी अपनी जिद पड़ा रहा था कि जब तक इसके बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं होगा ना तो मैं बेटे को लाऊंगा ना ही मैं अपनी पत्नी को लेकर के आऊंगा। अब यही बात पर पंचायत बैठती है और फिर पुलिस आती है। अतुल अभी भी अपनी जिद पड़ा रहा था तो पंचायत जो है वो उसके सामने हार जाती है। मजबूरन पंचायत को भी यही कहना पड़ता है कि अगर ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अब जो भी होगा उसी के आधार पर फैसला किया जाएगा। अगर लड़का इसका निकलता है तो कल्पना जैसी कहेगी वैसा होगा और अगर लड़का किसी और का निकलता है तो अतुल जैसा कहेगा वैसा होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों पुलिस की देख रेख में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। और डीएनए टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो सभी की होश उड़ करके रह जाते हैं। दरअसल जो बच्चा हुआ था वो अतुल का ना होकर के उसके पिता का ही बच्चा था। पुलिस प्रशासन भी हैरान हो जाती है कि एक बहू जो है वो अपने ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पंचायत जो है वो फिर से इकट्ठी होती है। पंचायत में जब डीएनए का जो रिपोर्ट आया रहता है उसके आधार पर पुलिस भी ये खुलासा करती है तो गांव समाज के लोग भी दंग रह जाते हैं।
गांव समाज के लोग कहने लगते हैं कि ये जानकारी तो वैसे भी सबको पहले थी, बस किसी ने कुछ कहा नहीं, और इसीलिए नहीं कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात झूठ है या सच है। लेकिन जो इसके व्यवहार थे और जो इसके उठने बैठने के तौर तरीके थे वो बहू वाले बिल्कुल भी नहीं थे, वो बिल्कुल ही एक पत्नी वाले थे। लोगों को तो पहले से आभास हो चुका था कि इसका किसी के साथ कुछ ना कुछ टाका जरूर चल रहा है। पंचायत में फैसला होता है। अतुल कहता है कि देखो, मैं कल्पना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार तो नहीं करूंगा, रही बात संतान की तो वो चाहे मेरी हो या मेरे बाप की हो, इसको मैं रख लूंगा। इस लड़की का क्या भरोसा, आज ये मेरे बाप के साथ ऐसा करी है तो कल आने वाले समय में पिताजी के न रहने पर किसी और के साथ कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए ये चरित्रहीन महिला मुझे नहीं चाहिए। पंचायत से यही अनुरोध है कि इसका और हमारा अलगाव हो जाना चाहिए। पंचायत जो होती है दोस्तों, वो अपने वादे के मुताबिक कल्पना और अतुल को अलग कर देती है, और जो बच्चा पैदा हुआ था वो अतुल को सौंप दिया जाता है। जैसे ही अतुल को सौंपा जाता है तो कल्पना रोने लगती है और कहती है कि कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों के भरोसे जी लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं करूंगी, क्योंकि एक माँ जो है वो अपने बेटे को अपने से खुद अलग नहीं देख सकती है। और लास्ट में जो अतुल होता है दोस्तों, वो जो है वो कहता है कि देखो, बच्चा तो वैसे भी हमारा नहीं है, तो मेरे पिता का है, तो बच्चे को भी तुम ले जाओ, मुझे बच्चे की भी कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है। पंचायत के आधार पर दोनों ही पति पत्नी अलग हो जाते हैं। ये जो घटना थी दोस्तों, ये पूरे चर्चा के विषय बनी थी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया काफी वायरल हुई थी। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं और पुरुष है जो कि रिश्ते नहीं देखते, रिश्तों को शर्मसार करने में ना कोई कसर छोड़ते हैं, बस वो अपनी जरूरत देखते हैं। किसी ना किसी तरीके से उनकी जरूरत बस पूरी होनी चाहिए, चाहे जैसे पूरी हो, जैसा कि हरिशंकर और कल्पना ने किया। तो दोस्तों, ये रही कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को दिल को आहत करना है, बस केवल आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, आप क्या राय देंगे, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या जो अतुल ने किया अपनी पत्नी को छोड़कर वो सही किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।